नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ये ट्रंप साहब क्या करा कर के मानेंगे? किस-किस तरह के बयान दे रहे हैं और किसको डराना चाहते हैं, क्यों डराना चाहते हैं या खुद डरे हुए हैं? क्योंकि इधर पुतिन साहब ने एक तो ऐसी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया, जो करीब 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भरती है और टारगेट को खत्म करके ही दम लेती है। दूसरे एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है उन्होंने छोड़ी है, उसका टेस्ट किया है, बल्कि उसको समुद्र में उतार दिया है और ये कहा है, ये दावा किया है कि कोस्टल एरिया पर जितने शहर हैं, उनको डुबोने की क्षमता ये रखती है, यानी पुतिन साहब रखते हैं। इससे पहले एक मीटिंग होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, वो मीटिंग टली है। उसके बाद इनके तमाम तरह के बयान आने शुरू हुए। इन्होंने कहा चीन भी टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तो कर ही रहा है, रूस भी कर रहा है, पाकिस्तान का नाम भी ले दिया। हाँ, भारत के बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्या भारत को कोई संदेश देना चाहते हैं? और भारत को संदेश देने की ज़रूरत क्या पड़ गई? भारत तो इन सब चीज़ों में उलझ ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? क्या शिगूफ़ा है? या कुछ तूफ़ानी करने का इरादा है डोनाल्ड ट्रंप का? वैसे उनका जो भी ये टेस्ट वग़ैरह करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनका कहना ये है कि अगर इन्होंने आज आदेश दिया है कि परमाणु परीक्षण करना है, एक तो ये 30-35 साल बाद हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमें टेस्ट करना ही है, तो इसके लिए तैयारियों में ही कम से कम 36 महीने लग जाएँगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की विदाई का समय आ जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ, रक्षा सुरक्षा के तमाम गतिविधियों पर बारीक नज़र रखने वाले कर्नल अजय रैना साहब। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं और सीधे जुड़ लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार ओंकार जी। आपको दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत अभिनंदन है आपका। तो जैसे उनके फालतू के दूसरे बयान आते हैं, इसको भी उसी श्रेणी में रखेंगे या इसका कोई मतलब है जो अभी हाल में इन्होंने ये लंबी-लंबी फेंकनी शुरू की है और कहा है कि हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे? इन्होंने एक और उसमें लंबी फेंकी कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हमारे पास हैं, जो और जो कि फैक्चुअली 150 शायद 150 बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं। वो तो ओंकार जी एक बंदे को जिसको तैरना नहीं आता हो, उसको 6 फुट की हाइट हो, उसको 7 फुट पानी में डालो, उसने डूबना ही है, फिर वो 7 हो कि 14 हो, वो बच नहीं सकता। वो तो खैर ये इनकी बातें हैं। नंबर्स में रशिया के पास ज़्यादा वेपन्स हैं और क्योंकि रशिया और चाइना अगर आप एक साथ मिला लें और क्योंकि यूएस उनको मानता है कि वो उसके एडवर्सरी हैं, तो यूएस कहाँ खड़ा होता है हम खुद इमेजिन कर सकते हैं। शगुफा वर्ड आपने यूज़ किया तो मैं तो शगुफा ही मानता हूँ। मैं तो ट्रंप की किसी बात पे यकीन नहीं करता। इनफैक्ट अगर कल ये कहीं स्पेशली बोल देना कि मैं राष्ट्रपति हूँ यूएसए का, तो मैं शायद गूगल करके चेक कर लूँ कि कहीं निकल तो नहीं गया। 5 मिनट पहले अब दावा कर रहा है। ये वही बंदा है जिसने पिछली बार इलेक्शन हारने के बाद भी जाने से मना कर दिया था, आपको याद होगा वो कितना गदर मचा था। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सब अपनी असेसमेंट रखते हैं, अपने हिसाब से इसको देखते हैं, तो ये भी कहना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वो भी एक गलत होगा। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी तो ये है कि शगुफा है और उसके एक स्टेप ऊपर आओ, थोड़ा भी जैसे ऊपर थोड़ी इज्जत बढ़ाते हैं, आपकी प्रेसिडेंट है वो सुपर पावर की। तो दूसरा ये है कि इसको देशों के नाम ही कितने आते हैं। नॉर्थ कोरिया गया हुआ है, चाइना ये गया हुआ है, भारत का नाम इसलिए लिया कि हम मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं पाकिस्तान। तो मुझे लगता नहीं, जैसे वर्बल जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, अगर आप मुझे सडनली बोलेंगे 10 देशों के नाम गिनाओ, तो हो सकता है मैं 4-5 देशों के बाद चुप हो जाऊं, बिकॉज सोचना पड़ता है। तो ये दूसरी है। तीसरा जो है वो ये है कि जब पुतिन साहब ने वो अपनी जो मिसाइल जिनका आपने जिक्र किया, जिसका तोड़ अमेरिका के पास नहीं है, एक बहुत बड़ी आप इसको गलती कही है या टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि यूक्रेन में जब उन्होंने फंसाया पुतिन को, जिनकी
रक्षा की जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज़ सब ठप पड़ी थी, क्योंकि रशिया के पास इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है और वो सारे कारखाने बंद थे। हम खरीदते थे, थोड़े चाइना वाले खरीदते थे, बाकी रशियन इक्विपमेंट वेस्ट एशिया में थोड़ा बहुत बिकता था। जिस स्केल पे अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट पे डील करता है और सेल करता है, उतना तो उनका नहीं था। जैसे यूक्रेन हुआ और पूरा नेटो उनके आगे सामने खड़ा हो गया, उनके सारी फैक्ट्रीज धड़ाधड़ भी बननी शुरू हो गई, लेबोरेटरीज, रिसर्च वर्क। कहते हैं ना कि जब ज़रूरत है तो जननी आविष्कार की जननी होती है ज़रूरत। तो वो हुआ क्या कि उन्होंने एक ऐसी मिसाइल खड़ी कर दी जिसकी प्रोपल्शन ही न्यूक्लियर है। इनफैक्ट ये आने वाले दिनों में हमारे जो यंग दर्शक हैं वो देखेंगे कि शायद हम ऐसी वाली टेक्नोलॉजी स्पेस में यूज़ होगी। शायद हमारे, जैसे आपने मूवी देखी होगी, वो थोड़ी एस एस गोफी वाली मूवी थी अक्षय कुमार की, जब हमारी वो पहुंच नहीं रहा था हमारा यान, तो वो लाइक एलपीजी की गैस जैसे गर्म करके, अपना मूवी क्या नाम था उस मूवी का जो परीक्षण पे थी। तो ऐसे वाली चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अनलिमिटेड आपके पास प्रोपल्शन मिल जाएगी अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इतनी मैच्योर होगी। तो उधर रशिया वहाँ पहुँच गया। जो उसकी कोस्टल शहरों का जो थ्रेट है, ये मैं कल भी किसी प्रोग्राम पे कह रहा था कि क्या फ़र्क पड़ रहा है ओमकार जी, कि अमेरिका ने हमेशा अपने घर से दूर, एक तरफ पैसिफिक ओशन, एक तरफ अटलांटिक ओशन, उसके पार इसने हमेशा गदर मचाया। इसको उससे लड़ा दो, उसको समरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी इसके जो प्रतिद्वंदी है ना, चाहे जो एडवर्सरी है, वो अब लड़ाई इसके घर लेके जा रहे हैं। हम जब वेनेजुएला की बात करते हैं, जब हम कोलंबिया की बात करते हैं, जब हम लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है कि अमेरिका के पड़ोस से जिसको गारंटी लेता था कि ये तो कुछ नहीं है ना, जैसे हम बांग्लादेश को गारंटी लेते थे कि बांग्लादेश क्या कर लेगा। आज भी वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश में एक थ्रेट तैयार हो रही है। तो जब आपको दिख रहा है लड़ाई आपके घर के पास आ रही है और आपका जो मेन नंबर 1 एनिमी है, वो कह रहा है कि उसके पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि दुनिया के किसी कोने पे भी पहुँच सकती हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे? आपने तो वो काम किया नहीं। आपने अपनी वारंटी उस लेवल पे लेके गए नहीं। आप वो करने लग पड़े बिजनेस। टैरिफ डाल दो, टैरिफ डाल दो, H1B वो बंद कर दो, जो अच्छे लोग हैं उनको मत आने दो। इस ड्रामे में उलझ गए। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप आ जाकर यही बोलोगे कि मेरे पास टॉम हॉक है, मेरे पास ये है, वो जो पुराना सब जाने जाने जोड़ी, कोई नई चीज़ तो इनके पास नहीं है। इनफैक्ट हमारी ब्रह्मोस जो है, जो अगेन रशिया की कोलैबोरेशन में बनी है, वो इनकी बहुत सारी मिसाइलों से एडवांस्ड है। इन अमेरिका की कोई मिसाइल हमारी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। ये तो हमारे साथ इनका हाल है। उधर तो कुछ तो बोलना था, एक शगुफा छोड़ दिया। और थोड़ा ऊपर चले तो ये है कि जो किराना हिल वगैरह की बातें आई थी शगाई हिल में कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ, अब हम समझते हैं कि सबको पता है कि न्यूक्लियर डिवाइस जो होते हैं वो इकट्ठे नहीं रखे जाते एक जगह, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है, एक उसको आप वॉरहेड कहते हैं जो कि नुकसान करता है, और जो प्रोपल्शन सिस्टम उस चीज़ में होता है जो उसको लेके जाता है, कैरियर होता है, जैसे कोई मिसाइल होगी या कुछ हो गया। तो किराना हिल में जब ये बात हुई और जब जो उनका रिएक्शन आया, जो इजिप्ट से वो एक केमिकल लेके आए, रेडियो एक्टिविटी वाला जहाज ऊपर चक्कर लगाने लगा, तो उस टाइम ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे परमाणु विस्फोट नहीं हुआ है, बिकॉज इकट्ठा नहीं रखा हुआ था माल, लेकिन जो उनके वॉरहेड्स थे, जो परमाणु मटेरियल था, उसका कुछ नुकसान अंदर हुआ है, क्योंकि उसके बाद किराना को सील भी किया गया। स्पेकुलेशन थी थोड़ी, हमारी सरकार में भी पीछे हट के बोला, अच्छा, हमारे एयर ऑपरेशन के चीफ ने कहा कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कई लोगों ने उसको पकड़ लिया कि जब एयरफोर्स को नहीं पता तो हम जैसे लोगों को पता, तुम्हें क्या पता यार, तुम्हारी एयरफोर्स को नहीं पता। ये नहीं, अभी वो जो उसमें सार्केज्म था, जो उसमें व्यंग था, उसको अलग कर दिया और हमारे चढ़ना शुरू हो गए। वो नैरेटिव में मार खाते हैं। अगर ऐसा है तो आप ये देखिए कि अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर परमाणु एसेट होना कितना ज़रूरी है, अगर वो रशिया और चाइना के साथ कल को परमाणु युद्ध लड़ना चाहता है तो। क्योंकि अगर युद्ध हुआ ओमकार जी, जब भी हुआ, अमेरिका के पास कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की शक्ति नहीं है, नहीं लड़ पाएगा ये 7-8 दिन के बाद। और हमारे कई लोगों की असेसमेंट ये है कि हो सकता है 3 या 4 दिन के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, चाहे वो टेक्टिकली हो। तो उस आप ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि आपने चाइना और रूस के पड़ोस में आपने एक हीरा मंडी उठाई, उसके अंदर अपना अपना सामान रखा कि कल को यहाँ से फायर होगा तो जैसे इसने कहा था मुल्ला मुनीर ने कि भारत पे जो अगली कार्रवाई होगी उनका ईस्ट से होगी। बेसिकली क्या होता है, कर पाकिस्तान रहा है, आएगा कोई नेपाल से या बांग्लादेश से, तो फिर हमें टाइम लग जाएगा ये प्रूव करने के लिए इसको ISI पाकिस्तान ने भेजा। हम पूरा फोकस उन कंट्रीज पे लगा देंगे जहां से बंदा अंदर आके हमारे में गदर करेगा। तो सिमिलरली अगर अमेरिका ने उस लड़ाई से दूर रह के इनको बढ़ाना है, और जैसे वो हमसे भी चाहता था ना कि हम चाइना से भिड़े,
और अगर हम मान जाते तो हमें भी न्यूक्लियर पावर देता, अपने न्यूक से यहाँ भी ले आता, हमारे पास ऑलरेडी अपने हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल है कि जब उसका जो प्लान, जो उसका क्षति हुई, जो मटेरियल उसकी क्षति हुई, या जैसे कि लोग कहते हैं कि सऊदीज ने कुछ वहाँ खरीद के रखा हुआ था, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान से ले लिया गया था, उसको रिप्लेनिश करने के लिए इनको नए डिवाइस बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हो सकता है टेस्ट कर रहा हो। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसको किसी भी लेयर को आप बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, मगर किसी भी लेयर को आप बिल्कुल आंख बंद करके, ट्रंप जब बोल रहे हैं ना, तो उसको आंख बंद करके आप मान भी नहीं सकते। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स, हम बड़े कॉम्प्लेक्स टाइम पे रह रहे हैं ओमकार जी, आपको पता है। तो ऐसे में ऐसे एक, वही मैं हमेशा कहता हूँ, एक सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर जो है, उसका प्रेसिडेंट ऐसे लूज स्टेटमेंट दे, आप ये कहना चाहते हो कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करवा रहा हूँ, बिल्कुल कीजिए, जैसे आपने कहा उनके विदाई समारोह में आप कर लो। आपका क्या मतलब है ये कहना कि पाकिस्तान कर रहा है? इसका मतलब ये है कि आपने जो दुनिया में पावर जो संभाल रखी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, कि कोई बंदा गलत तरीके से टेस्ट ना करे। नॉर्थ कोरिया के पास कौन सा लाइसेंस है टेस्ट करने का? वो तो रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर पावर भी नहीं है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इसराइल ने किया हुआ है, साउथ कोरिया के पास कैपेबिलिटी है, जापान के पास कैपेबिलिटी है, ईरान के पास कैपेबिलिटी, हम सबको पता है। वो आप और हम बात करते हैं, चल जाता है। एक इतनी बड़ी पावर का बंदा बैठ के एक स्टेटमेंट दे, और फिर लास्ट लेवल उसका ये है कि ये हमें भी एक धमकी हो सकती है कि भाई देखो, पाकिस्तान को तुम ये मत सोचो कि तुमने तोड़ ताड़ के साइड पे कर दिया, अगर तुम पंगा लोगे तो हो सकता है पाकिस्तान रिटेलिएट करे। अब देखो, धमकी तो दे सकता है, वो हमें पता है कि जब पाकिस्तान के कैरियर और वॉर हेड अपने से मिले भी नहीं होंगे, उससे पहले हमारी स्ट्राइक हो जाएगी, जो कि किराना पे हुई। तो ये ऐसे वाले काफ़ी सारे इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओवरऑल मैं उसकी बातों का यकीन नहीं करता। आज अगर आप कहें कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है और हमें नहीं पता, ओमकार जी, दुनिया में 327 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी स्टेशन हैं जो न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करती हैं। 327 सैटेलाइट्स उसके अलावा हैं। मैं ग्राउंड बेस्ड स्टेशन की बात कर रहा हूँ। कुछ अर्थक्वेक के उसको मॉनिटर करता है, कोई इसकी रेडियो एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। 327 पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए फैले हुए हैं कि कोई करे ना चोरी चोरी। हम ये मान लें कि चलो वो जो एजेंसी हैं जितनी भी हैं, उनकी फंडिंग कहीं से आ रही है, और फंडिंग वाले ने बोला कि तुम बताना मत यार, चुप रहो, पाकिस्तान को करने दो। तो क्या हम भारतीय जिस बगल में बैठे हैं, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? 1947 में गिलगित में ब्रिटिश ने यूएस के कहने पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिस्मिक स्टेशन लगाया था, और वहां से वो रशियन न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे, जो कि हो रही थी कजाकिस्तान में 600 किलोमीटर दूर। तो अगर 1947 में इतनी साइंस की कैपेबिलिटी थी कि गिलगित में बैठ के वो रशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उनके जो धमाके होते थे उनको मॉनिटर कर सकती थी, तो क्या आज हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले धमाकों को मॉनिटर कर सकें? और अगर ऐसे दिमाग हैं तो फिर क्या हम दुनिया से छुपाएंगे? अगर हमें पता चलता कि पाकिस्तान कर रहा है, वो तो वैसे रोग नेशन है, हमने तो कसम खाई हुई है कि इसको आइसोलेट करना। मोदी जी का स्टेटेड बयान है कि मैंने पाकिस्तान को अकेला खड़ा कर देना, जो कि हमने किया। ऐसे वाला मौका अगर हमें पाकिस्तान दे, तो क्या हम चुप बैठेंगे? ऑफिशियली नहीं सामने आएंगे तो एक लीक तो हो सकती है खबर। तो ये मैं नहीं इसको मानता, मैं ट्रंप की इस बात को नहीं मानता। मोटिव्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि क्यों किया होगा, लेकिन एक कहना मानना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है आज की डेट में, और जैसे आपने कहा 36 महीने, अगर यूएस को 36 महीने लग सकते हैं, तो पाकिस्तान को कहाँ से क्या लेके, कहाँ से भीख मांग के आना पड़ेगा? ऐसे बहुत इट्स अ लॉन्ग दिस थिंग। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने वाला पहला देश नहीं होगा। सीबीएस न्यूज से बातचीत में पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान पहला देश नहीं था जिसने परमाणु परीक्षण किए थे, और ना ही वो पहला देश होगा जो दोबारा उन्हें शुरू करेगा। यानी पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश ने भी आज डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन किया है। दूसरे, अजय जी, आपने हालांकि उसको रेखांकित किया है अभी, नॉर्थ कोरिया का नाम लेकर के इन्होंने मूर्खता नहीं की है क्या? नासमझी का परिचय नहीं दिया है क्या? एक तरीके से लेजिटिमेट कर दिया आपने नॉर्थ कोरिया को। ये मूर्खताएं तो करते ही आ रहे हैं ना ओमकार जी। डिप्लोमेसी का कौन सा नॉर्म है जो उन्होंने फॉलो किया है? और पता नहीं क्यों कई चीज़ों का आप गट फीलिंग होती है, उसका आपको रीज़न नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 का काइनेटिक पार्ट, वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, नॉन काइनेटिक पार्ट में ऑलरेडी चल रही है, काइनेटिक पार्ट भी उसमें यूक्रेन और ईरान की तरफ तो है ही है।
कहीं अगर ऐसा हुआ ना, मुझे लगता है कि शुरुआत होगी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को इन्वेड करेगा, उसके अंदर घुसेगा। नॉर्थ कोरिया की सैनिक जो है वो रशिया की सपोर्ट में लड़ रहे हैं एक्चुअली, तो रशिया के साथ उनकी डिफेंस पैक्ट इतना क्लोज है। और अगर मैं रशियन हूँ या चाइनीज हूँ तो मैं सोचूंगा कि ताइवान को गिरने से पहले मैं ऐसे करता हूँ, नॉर्थ कोरिया को बोलता हूँ तू साउथ कोरिया में घुस जा, फिर देखते हैं कौन है। वहां भी इनकी कमिटमेंट है साउथ कोरिया को बचाने के लिए। कमिटमेंट और कैपेबिलिटी बहुत बड़ा अंतर है। इस टाइम जबकि इनको ये बोलना चाहिए था कि साउथ कोरिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि कुछ साइकोलॉजिकल पड़ता। उल्टा है ना, नॉर्थ कोरिया का नाम लेके साउथ कोरियन को और बैकफुट पे डाल दिया कि भैया तुम्हारे पड़ोस में जो जो मानता नहीं है कब अंदर घुसा है पता नहीं, एक छोटी सी तार लगा रखी है कांटेदार। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की है इन्होंने। साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सेटबैक है साउथ कोरिया के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये मानना कि नॉर्थ कोरियन जो है वो कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये लोग सदाम हुसैन के पीछे पड़ गए थे कि उसने केमिकल वेपन बनाया, न्यूक्लियर नहीं, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन बना रहा जो मिले नहीं, इसलिए उन्होंने ईरान को इन्वेड करके बर्बाद कर दिया और उसके बाई प्रोडक्ट निकला ISIS। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि ईरान अगर करे, इराक करे और सदाम हुसैन करे जो इन्होंने खुद ही पैदा किया था, बनाया था, तो हम उसको मारेंगे। नॉर्थ कोरिया को टक्कर लेने की हमारी औकात नहीं है। तो बड़े एंगल से ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हमने 8 देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिए, मतलब पीस प्राइज लेने के लिए इस साल तो हाथ से निकल गया, अगले साल की तैयारी अभी से कर रहे हैं कंबोडिया को, और उसको बैठा करके वहाँ सिग्नेचर करवा रहे थे मलेशिया में, खुद भी कुछ सिग्नेचर विग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ आप इस तरह का शिगुफा छोड़ रहे हो, यानी पूरी दुनिया में एक फिर से परमाणु कार्यक्रमों को तीव्रता देने की कोशिश कर रहे हो। और अगर खुदा ने खास्ता जो काम रसिया ने कर दिया, वो काम फिर धीरे-धीरे बाकी जो परमाणु शक्तियां हैं उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो तब क्या स्थिति होगी पूरी दुनिया की? बिल्कुल, ये बंदा जो कह रहा था मैं 24 से 48 घंटे के अंदर यूक्रेन वॉर बंद कराऊंगा, अभी कहता हूँ उनको लड़ने दो लेट देम फाइट। तो मुझे कोई पूछे ना कि इसका टर्म 1 और टर्म 2 में, और टर्म 2 की स्टार्टिंग ठीक थी, टर्म 2 बाद में एकदम से बदली। मुझे लगता है इसने क्या किया कि अमेरिका डीप स्टेट ही चलाती है, वो हम लोगों को तो तंग करती है, दुनिया को रजीम चेंज कराती है, अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट डीप स्टेट के शिकंजे में है। इसने जो पहले टेनर में किया और जो दूसरे में शुरू की, शुरुआत में एक इसने कोई लाइन क्रॉस कर दी जहाँ इसको वार्निंग दी गई है कि भाई तू ऐसे कर, तू ट्रेड व्रेड तो कर ले, जो बकवास करना कर ले, ये लड़ाइयाँ बंद करना, ये सीज फायर, हमारी लड़ाई वेपन की सप्लाई बंद कराना, ये तू रहने दे, इसको छोड़ दे तू साइड पे, तेरे बस की काम नहीं, हमें हर्ट कर रहा है। बिकॉज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है, और इस टाइम देखो अमेरिका की हालत क्या है, उनके सैनिक अपनी बीवी बच्चों के साथ रोड पे खड़े होके फ्री का खाना ढूंढ रहे हैं, लाइन में खड़ा होकर खाना खा रहा है कूपन के साथ, टोकन्स के साथ। तो ऐसे हालत में जब आपकी काबिलियत ये है, देखो वही बात है ना कि डिज़ायर आपकी जो मर्जी हो, कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना उसको बैकअप करने की, तो वो कैपेबिलिटी तो आप में अब रही नहीं। अमेरिका कहने को सुपर पावर है, ये बंदा उस दिन फट जाएगा जिस दिन आगे से रशिया ने कुछ कर दिया या चाइना ने कुछ कर दिया, और उनको अमेरिका के साथ करने की जरूरत नहीं है। रशिया ने नेटो को 35 देशों को पिटाई करके साबित कर दिया कि ये कोई बड़ी गन नहीं है, मैं 35 देशों से अकेले निपट सकता हूँ। आप इसको उल्टा करके देखो, क्या अमेरिका 35 देशों से निपट सकता है? नहीं निपट सकता, तो औकात नहीं है। और चाइना की ताइवान में घुस गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में घुस गया, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो आपने फिर सडनली एक आपने कोशिश की पहले सीज फायर कराने की, सडनली आप बोलने लगे कि यूक्रेन में होता तो होता रहे, गाजा में कह रहा है कि यहाँ पे तो पूरा साफ करके हम लोग सिटी बना देंगे और मल्टीनेशनल फोर्स लेके आएंगे। तो नोबेल प्राइज़ का तो सपना टूट गया। लेकिन आई थिंक मैं आपसे आई थिंक प्रोग्राम पे पहले बात हुई है कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट होता है ओमकार जी, उसको ये पता होता है कि उसको किसी भी दिन मारा जा सकता है, और 4 ये मार चुके हैं, 5वां बचा था, और 6ठा ट्रंप है जिसको इलेक्शन से पहले ठोकने की कोशिश की। कोई उस दिन मुझे कह रहा था कि हो सकता है वो स्टेज मैनेजमेंट हो वोट लेने के लिए, तो मैं क्या, मैं फौजी हूँ, मैं आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि जिसके स्किन को टच करके गोली निकल जाए वो स्टेज मैनेजमेंट नहीं हो सकती। बिकॉज गोली ने सिर्फ 1 mm लेफ्ट राइट, थोड़ा हवा का झोंका थोड़ा तेज हो गया, उस हाँ, राइफल वो और खत्म ही था, खत्म ही कहानी था खत्म वो। थी। तो हाँ, हाँ। वो फियर जो है ना, वो आई थिंक, क्योंकि जो एक इंटरव्यू जो एक
जज नेपो का अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रंप को पूछा था कि आप कैनेडी फाइल कर रहे थे जब फर्स्ट टेंडर खत्म हो रहा था, तो आपने कैनेडी फाइल क्यों नहीं आपने पब्लिक की? तो उसने कहा कि जब मैंने वो फाइल देखी तो मेरे को ऐसा झटका लगा कि मुझे लगा कि इसको ना ही देखा जाए तो अच्छा है। तो फिर जब चार्ली किर्क को मारा गया, आप देखिए लड़ाई संबंधी जो पीस का जो भाषण इसका खत्म हुआ, जब ये चार्ली किर्क ठुका, एकदम से इसने अभी ठीक है लड़ने दो, उसे सिग्नल कहीं से मिल गया। अब इजरायलीज ने दिया, जिसने भी दिया, तो अमेरिका के अंदर की बहुत बुरी स्थिति है। प्रेसिडेंट का एक वो फियर साइकोसिस कह लीजिए, या उसके एक राइट हैंड बंदे को उड़ा देना, अब उसकी वाइफ को लेके आ रहे हैं। आपका वाइस प्रेसिडेंट है, वो हिंदू वाइफ को कहती है हिंदुज्म छोड़ो, और दूसरी एक लड़की से और उसका चक्कर एक्सपोज हो रहा है, वहाँ उसको और चक्कर चल रहा है। तो आई मीन ये पता नहीं किस में क्या लगे हुए हैं, क्या करेंगे। बर्बादी का टाइम है, और इस बर्बादी का जिम्मेवार ट्रंप बहुत हद तक हुआ है। और अभी एक खत रुका थोड़ी है ओमकार जी, आने वाले दिनों में हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे। ये गदर कराएगा, तीसरी लड़ाई लगवा के छोड़ेगा, और वो बर्बादी होगी। उसमें कौन बचेगा कौन चलेगा वो बात की बात है। ये लोग तो बहुत बड़े एक उस मिशन पर निकले हैं बर्बादी के। और उसको अगर बिल गेट का जो मिशन था डीप स्टेट के साथ कि दुनिया की पॉपुलेशन को आधे से 3 कम करना चाहिए, तो वो सब जब डॉट आप जोड़ते हो तो फिर लगता है यार वही कहानी है। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। ये एक्चुअल में मैं ये कह रहा था कि इनको हुआ क्या है। जैसे इनका एक बयान आया है कि नाइजीरिया में ईसाई मारे जा रहे हैं, तो ये रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है? ये जो एक अमेरिका की अपनी फितरत एक पहचान रही है, ये तो उसके भी एकदम यू टर्न हो रहे हैं एक तरीके से। ओमकार जी, जब ये इलेक्ट होके आए थे और हम काफ़ी लोग हम खुश थे एक्चुअली, बाइडन के बाद हमें लगा कमला हैरिस के बाद, तो उस टाइम बातें क्लियर हुई थी कि इसकी जो फंडिंग इस बार हुई थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से हुई थी। इसके इलेक्शन में चर्च ने बहुत हैवली इसको फंड किया है। और दूसरा एंगल देखने का ये है कि नाइजीरिया में हमारी आई थिंक 5 की 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी खुद की है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अलग से है, तेल का भंडार है नाइजीरिया, उसके ऊपर बैठा हुआ है वो। तो इसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है कि एक जहाँ पे हम एक ऑल्टरनेट ढूंढ के बैठे हुए हैं और हम नहीं डिपेंड होना, हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। अगर आप चलो ठीक है रशिया और ईरान बिल्कुल ही बंद ही कर दो, लड़ाई भी लगा दो, भारत क्या प्लान कर रहा है? भारत एक्चुअली ये नहीं प्लान कर रहा कि हम अमेरिका से जो खरीदने का प्रेशर है उसको नहीं खरीदेंगे। भारत ये प्लान कर रहे हैं कल को यहाँ युद्ध शुरू हो गया और रशिया, अमेरिका, चाइना, ईरान सब उलझ गए, तो हमने अपनी एनर्जी कहाँ से लेनी है? तो हम उन इलाकों में जा रहे हैं जो कि युद्ध के क्षेत्र से बाहर होंगे, आज की डेट में लग रहा है। और इन्हीं इलाकों में चाइना ने भी डीप अपनी स्टडी के बाद इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो सूडान में कुछ हो रहा है, उसको मारने के लिए नाइजीरिया में बेसिस हैं, तो भैया हमारे पाकिस्तान के बेसिस हैं, आपने पाकिस्तान को तो भी मारा नहीं है ना। और ज्यूज को मार के पाकिस्तानी आके बॉम्बे में, तो आपने क्या कर लिया? तो ये सिलेक्टिव जो है, ये जो रूप क्यों बदला है, इसके पीछे चर्च है। और जिस दिन आया था ये क्लियर था कि इसको सबसे बड़ी फंडिंग चर्च से हुई है। तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर आप जेडी वांस देखिए ना, वाइस प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है अपनी बीवी को, तो हिंदू छोड़ दे, हिंदुइज्म छोड़ दे। तो ये चुन के लाए गए हैं। तो एंड ऑफ द डे ओमकार जी, ये एक जो जिसको हम पॉलिटिकल वॉर देख रहे हैं, ये बेसिकली आज आकर रिलीजियस पॉलिटिकल वॉर बनेगी, जिसमें एक मुस्लिमों का धड़ा जिन्होंने इनको यूज भी वेस्ट ने बड़ी सालों से, ऑलमोस्ट 1945 के बाद मुस्लिम्स को हमेशा टूल की तरह यूज किया है। आप एक मुस्लिम देश के अच्छे कर रहे हो और मैं दूसरे मुस्लिम देश वाला हूँ, मेरे को आपसे बिठा देंगे, आपको मेरे से बिठा देंगे, ईरान से इराक को। और अब नाम लेके देखिए, वेस्ट एशिया में जो हुआ गदर मचा, सारे हर चीज में अमेरिका का हाथ, इंक्लूडिंग सीरिया, जहाँ पे एक तरफ अमेरिका टर्की की सपोर्ट कर रहा है, एचटीएस की सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ कुर्द के साथ बैठा हुआ है और वहां से तेल निकाल रहा है। आईएसआईएस ने जितना तेल अमेरिका को बेचा चोरी करके लोगों का, उसका हिसाब ही नहीं। तो ये आज आकर गेम, मुझे लगता है कि जैसे वो हमारी अपनी जो फैमिली, हमारी जो अभी लोग तो ग्रंथ की बात करते हैं, काल की अवतार की बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज में अपनी कम्युनिटी में एक बड़ा पुरानी कहावत हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कि ना चढ़सी बीसा ना मोहम्मद ना ईसा। चढ़सी मतलब चढ़ेगा इन आर लैंग्वेज, और बीसा वाज नॉट अंडरस्टूड। उसमें एक रिकॉर्डेड है हमारी भविष्यवाणी कि ना मोहम्मद बचेगा ना ईसा बचेगा, मतलब इनके लोग नहीं बचेंगे, आपस में लड़ेंगे। और
वो बीसा कौन था वो समझ नहीं आया कि क्या वो 20वीं शताब्दी थी जब 2020 था। वो अभी तक डिसाइफर को नहीं कर पाया। अब वो पता नहीं वो हमारे विक्रमी वाला वीसा था कि इनका वाला वीसा, वो इशू भी है। लेकिन जैसे आपका सवाल से आज जिक्र उठा तो मेरे को भी ऐसा वो चीज़ याद आ गई। बचपन से हम सुनते हैं, ये पुरानी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि ये होना है एक दिन, और वो लग रहा है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, बुक्स भी हैं इसके ऊपर, वैसे वाले हालात बनने, और फिर उसमें चर्च एक अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि आप देखिए पूरा इस्लामिक वर्ल्ड ने यूरोप को इन्वेड कर दिया है। चर्च का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो यूरोप में है। अमेरिकन कौन है? अमेरिकन तो यूरोप से उठ के गए ना, तो बिल्कुल। उनके हाथ से निकल रही है पावर। अगर फ्रांस आज मुस्लिम हो रहा है, यूके प्रैक्टिकली लंदन मुस्लिम हो चुका है, न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम बनने जा रहा है उसका नाम नीचे, तो ये जब क्लैश ये ऑफ लंदन जब ये लंदन की यात्रा पे आए थे, जी इन्होंने लंदन के मेयर को अपने भोज से निकलवा दिया था। नहीं आने दिया था, अब जरा ममदानी को रोक ले। रोक ले। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह लीजिए, क्लैश ऑफ फेथ, सुनने में लोगों को बुरा लगेगा बट ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये वर्ल्ड वॉर 3 का जो ओवरऑल गैम्बिट बन रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ये बहुत अच्छा सवाल, इनफैक्ट आपने, हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, आता नहीं, ये चर्च वर्सेस इस्लाम, और उसमें हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, हमारे ऊपर बकवासबाजी की जाती है, बिकॉज हमने हैंडल किया है सब कुछ। हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, मिशनरीज भी आगे दरादर कन्वर्ट कर रहे हैं, बगैर चल रहे हैं। हम तो अलग ही चीज़ है ना, हम तो टॉलरेंस के महादेव से भी ऊपर हैं, विष पी के हम घूम रहे हैं। तो उनको ये भी चिढ़ है हमारे साथ, बट इनका आपस में क्लैश ड्यू है, तो इस्लामिक वर्ल्ड इन्होंने भी समझता शायद है कि बिल्कुल, जी इन्होंने शायद रामाफोसा को भी धमकाया था व्हाइट हाउस में कि वहाँ पर जो श्वेत किसान हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। अब ये नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या को लेकर के कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे, और एक तरीके से ये रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए ही जा रहे हैं। और तीसरे ये जेडी वेंस का बयान कि मुझे आपत्ति नहीं है कि वो हिंदू है मेरी पत्नी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ईसाई बने। तो किसी लड़की ने शायद किसी कार्यक्रम में उसकी पूरी क्लास ली है और ये कहा है कि आप दुनिया भर की जो प्रतिभाएं हैं उनको सपने दिखाते हैं कि आप अमेरिका आइए और अपने आप को साबित करिए। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है उनके साथ आज? यही कारण है। इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को जितना अपनी स्ट्रेटजी का, अपने एक्सपेंशन का, दुनिया में इन्फ्लुएंस का टूल बनाना था, बना लिया। और चाइना ने क्या किया कि चाइना जब अफ्रीका में घुसा, अफ्रीका में बहुत सारे इस्लामिक मुल्क हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो घुसा है, लेकिन उसने अपने घर के अंदर यूगर्स को दबा रखा है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक लाइन से ड्रॉ होती है कि इस्लामिक वर्ल्ड अभी अलग हो गया, उसको सपोर्ट नहीं करता चाइना, ना रशिया करता है, बिकॉज रशिया में भी धमाके हुए हैं और चाइना और बाकी लोग भी जो फंडामेंटल इस्लामी से को जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो जो ग्रुप जो है वो उस कॉम्प्लेक्स में रहता है कि हमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं, हमारे तो बच्चों के लिए 15-15 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उनको खाने के लिए नहीं मिलता, फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। चाहे ISKP में भर्ती कर ली, HTS में भर्ती कर ली। पाकिस्तान की एग्जाम्पल देखें आप, पाकिस्तान के लोग ईरान के लिए भी लड़ते हैं और ISKP के लिए भी लड़ते हैं। अपोजिट एंड पे शिया ग्रुप पे पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करता है, और ISKP भी करता है, तजिकिस्तान से भी करता है। तो ये चर्च का फंडिंग एक रीजन तो है ही है। जिसने आपको इलेक्शन जितवाया वो आपसे काम तो करवाएगा। अब आप जितने मर्जी टॉलरेंट होके घूमो, क्लबों में घूमो, डांस करो, चर्च तो टोटल रिलीजियस है ना, वो तो अपनी थ्रेट रिलीजियस को देखेगा कि मेरे को, चर्च को क्या थ्रेट है। न्यूक्लियर जब फटेगा वो तो ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ क्रिश्चियंस को मारेगा और बाकियों को छोड़ देगा। चर्च या किसी भी धार्मिक संस्थान, हमारी SGPC है, इनको क्या थ्रेट होती है कि कोई दूसरा धर्म हमें डोमिनेट ना कर जाए। इनकी वरी सिंपल ये है, इनको बाकी को मतलब नहीं। और जब इनको ये वरी है तो उन्होंने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है, इलेक्शन जितवाए हैं, तो ये उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वो लोग उनको बचाएं। और इनकी जो अपोजिट पावर आ रही है, जैसे मैंने कहा यूरोप गढ़ है क्रिश्चियनिटी का, वहाँ पे बहुत तगड़ा इंट्रूजन हुआ इस्लाम का, तो वो जो थ्रेट है उसको अभी काउंटर करने के लिए भी वोकल होने शुरू हो गए। तो मुस्लिम्स को भी पता चल रहेगा कि अभी तक बहुत प्यार करते थे, जफ्फी डालते थे, और आज देखो ट्रंप ने पिछली बार टेनर में भी आके बोला था कि मुस्लिम कंट्री से आना जाना बंद। इसमें उसने तब भी बात की थी, उसने क्रिश्चियन वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन क्रिश्चियन को जो थ्रेट है
उसका नाम लिया था। हमारे यहाँ तो हम नाम ही नहीं लेते ना, हम ना कुछ बोलते हैं, मिशनरी को बोलते हैं, हम तो बोलना फिर बुरा हो जाता है हमारा, वसुदेव कुटुंबे हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये पिछली बार भी कट्टर था जब इसने बैन लगाया था, ट्रेवल बैन। तो फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, उसने बोला नहीं आने दो, फिर से बोला 6 कंट्रीज को छोड़ के बाकी नहीं आएगा। पिछली बार ये एंटी इस्लाम बात कर रहा था, इस बार ये प्रो क्रिश्चियन बात कर रहा है। दोनों चीजें, कान इधर से पकड़ो। बेसिकली वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी की लॉयल्टी दिखा रहा है और हमें लेक्चर देते हैं कि हम इंटॉलरेंट हैं, हम दूसरों को ये नहीं करते। तो ये सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया और फिर प्लेटफॉर्म जैसे आप जैसे हम ये बात कर पा रहे हैं आज, तो लोग सुनते हैं वो समझते हैं जी। लेकिन अजय जी, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं ट्रंप इस समय राष्ट्रपति पुतिन से? इनके पूर्ववर्ती जो बाइडन ने, नेटो ने, इन सब ने उसको, यूक्रेन को तो एक तरीके से मरवा दिया। हालांकि इनका सपना तो यही होगा कि पुतिन को नियंत्रित रखो, उसका इतना खर्चा करवा दो, या किसी तरह का कोई थ्रेट में वो आ जाए। लेकिन हो गया शायद उल्टा इनके साथ। यूक्रेन को बर्बाद करवा दिया इन्होंने। नेटो देश बिल्कुल एकदम दबे छिपे से बैठे हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं। और अब तो अमेरिका भी थर-थर काँप रहा है, जब से उसने वो मिसाइल का परीक्षण किया है और सबमरीन जो है वो समुद्र में उतारी है। इन्होंने बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कर दिया यूक्रेन वाला पंगा लेके। अगर आप रिवाइंड करें 10 साल पीछे चले जाएं तो क्या सिचुएशन थी। 2010 से पहले अमेरिका चाइना को थ्रेट नहीं मानता था। अमेरिका के सहयोग से चाइना 2010-11 तक चाइना फर्स्ट क्लास राइज करता रहा अमेरिका के सहयोग के साथ। जब इन्होंने सी पैक की घोषणा की, उससे पहले इन्होंने कराकोरम हाईवे बनाया, तो अमेरिका ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सी पैक इनका 2014-15 में अनाउंस हुआ, अमेरिका ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना वर कंफर्टेबल, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 से लेके 1971 तक चाइना और अमेरिका के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। 1972 में पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर को बुला के इन दोनों देशों के आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया। तो आप ये देखें कि जो दो देश पावर तो कॉम्पिटिटर तो बन रहा था चाइना। और मैं आप इससे पहले मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक चीज और दर्शकों को बताऊं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जबकि ब्रिटिश राज कर रहे थे, लेकिन सबको पता है कि राज खोखला हो चुका है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि डर रहा है बिकॉज अमेरिका अंदर से खोखला हुआ है। अब एक चिंगारी की जरूरत है और अमेरिका का पूरा सुपर पावर का जो स्टेटस है वो गिर के चकनाचूर होने वाला है। तो यही सीन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था और उस टाइम ब्रिटेन नीचे जा रहा था, कर्जे में दब रहा था, अमेरिका चुपचाप ऊपर आ रहा था, और नेक्स्ट बंदा जो थर्ड पावर जो सबसे ऊपर आ रही थी वो जापान था। और लोग ये कह रहे थे कि जैसे हम आज कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो ये जो बड़े लड़ मड़ के साइड पे मरेंगे। रशिया तो स्टडी प्रोग्रेस कर रहा था, जैसे उसके बाद उनकी रशिया का ग्राफ तो बड़ा लीनियर चलता है। तो जापान विल बी अमंग द वर्ल्ड पावर्स। और ये कारण है कि अमेरिका ने जापानियों के ऊपर न्यूक मारा उनको तबाह करने के लिए। हालांकि जापानीज को ज्यादा पिटाई कर रहे थे रशियन, अमेरिका को वहां न्यूक मारने की जरूरत नहीं थी, पर चलो हो गया। अभी प्रेजेंट में आते हैं तो रशिया और चाइना और अमेरिका का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था। बुद्धिमत्ता ये थी कि ये चाइना को अपने साथ रखते, जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते, बिकॉज इन्हें पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रखी थी और चाइना कॉम्पिटिटर बन रहा था। चाइना ने धोखा उनको देना था, जैसे हमें भी पता चाइना हमें भी धोखा देगा, लेकिन क्या हम निभा रहे हैं ना। इन्होंने निभाने के बदले में क्या किया, यूक्रेन से पंगा लेके रशिया और चाइना को जोड़ दिया। जिस दिन यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी ओमकार जी, मैंने फेसबुक पे लंबी पोस्ट लिखी थी कि ये लड़ाई जो है अमेरिका वर्सेस रशिया एंड चाइना हो जाएगी। और तब हमें पता नहीं था कि भारत ओपनली तेल खरीदेगा, तब ये बात शुरू नहीं हुई थी। और ये दोनों जो पावर्स हैं मिलके अमेरिकन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज अकेले शायद वो रशिया को भी निपट लेता, अकेला चाइना को भी संभाल लेता, लेकिन जब दोनों को आप जोड़ के बैठते हो, रशिया की इकोनॉमी छोटी है तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। रशिया के पास सबसे बड़ी ज़्यादा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चाइना के पास अपना भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो इनकी बुद्धिमत्ता ये थी कि ये चाइना को अपने साथ रखते और 5-7 साल चलाते और रशिया की जड़ें काटते, जैसे यूएसएसआर की जड़ें काटी थी और उसको तोड़ दिया था। आज भी रशिया के अंदर, प्रेजेंट डे रशिया के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, जैसे हमारे अंदर फॉल्ट लाइन की लोग बातें करते हैं, दक्षिण की बात करने लगते हैं, ईस्ट की बात करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। इस ब्लंडर ने यूक्रेन, अगर अमेरिका के खत्म होने में और एक नया पावर ब्लॉक उभरने में यूक्रेन एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। वो बाइडेन ने किया, हम मानते हैं ट्रंप से पहले हो गया,
लेकिन वही डीप स्टेट तब भी थी, वही डीप स्टेट आज भी है, उसको ओबामा तब भी कंट्रोल करता था, आज भी ओबामा पीछे से चला रहा है। तो ये ये एक हिस्टोरिक ब्लंडर हो गया। चाइना और रशिया को उन्होंने जोड़ दिया, और रशिया और चाइना के बीच में लैंड डिस्प्यूट था, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। आज ये हो गया कि रशिया का अपना चाइना का तेल बंद किया तो रशिया ने पाइपलाइन खोल दी, पहले एक खोली अब दूसरी भी खुल गई, तेल की वहां हो गई। रशिया को पैसा चाहिए था, चाइना पे कर रहा है, फिर ब्रिक्स बन गया, फिर RIC बढ़ने लगी, और अब डॉलर को मरने का टाइम आ गया। तो इन सब की जो शुरुआत है रिसेंट पास्ट में, वो यूक्रेन का पंगा था जो इनको नहीं लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। और अजय जी ये ब्रिक्स को सही नियंत्रित करना चाहते थे। ब्रिक्स के दरवाजे के बाहर तो बहुत सारे देशों की अब क्यू लग गई है, वो मेंबरशिप चाहते हैं। दूसरे, ये अलास्का में पुतिन को बुला करके जो ये RIC की आपने बात की है, ये तीनों देश एकजुट हो गए थे जब प्रधानमंत्री जापान यात्रा के बाद चीन पहुंचे थे। तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन और संबंध आपस में बहुत नॉर्मल एक तरीके से वो दिखाई दे रहे थे, जिससे ट्रंप हिल गया। उसके बाद जैसे अलास्का में मीटिंग हुई, कोशिश हुई थी कि पुतिन को किसी तरीके से मनाया जाए, चीजों को सुलझा लिया जाए, वहां बात बनी ही नहीं। बॉम्बर 2 भी उड़ा लिए, सारे काम कर लिए। इसके बाद साउथ कोरिया में जाकर के शी जिनपिंग से मीटिंग करना कि कुछ रियायतें दे दो, और वो सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर से एक कोशिश करो कि भाई संबंधों को बहाल किया जाए। यानी तीनों देशों का जो ये एकजुटता है, इसको किसी तरीके से भेदने की कोशिश। लेकिन पहली बार हो रहा है कि तीनों देश इकट्ठा ही हैं, अभी तक तो इकट्ठा है। वो इनकी चालबाजी में आ नहीं रहे हैं, ये भी इनको एक झटका है। बिल्कुल ओमकार जी, अलास्का पहले हो गया था, SCO उसके बाद हुआ। और जब पुतिन साहब अपने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी कार में बिठा के 50 मिनट बात की, तो उनका जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था मैंने उनको बता रहा था कि अलास्का में क्या गपशप हुई, वो बता रहा था। जी जी जी। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है ओमकार जी कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे से डील करते हो, और खास करके जब आप राइज कर रहे हो और दूसरे भी आपके साथ राइज कर रहे हैं, तो ये कोई 7 फेरों का बंधन नहीं है, ये एक अरेंजमेंट होता है जब आप एक दूसरे के साथ चल लेते हो। जैसे हम चाइना से जितना मर्जी नफरत करें, चाइना हमसे नफरत करे, फैक्ट रिमेन्स कि जितनी दुश्मनी चाइना और अमेरिका आपस में पाल सकते हैं, उतनी हम नहीं पाल सकते, बिकॉज हम नेबर्स हैं। और ये भी फैक्ट है कि जिस दिन अगर हमारी लड़ाई हुई, जितना हम एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं कन्वेंशनल वेपन के साथ, उतना अमेरिका और चाइना शायद कन्वेंशनल वेपन के साथ एक दूसरे का नुकसान ना कर पड़े, बिकॉज जियोग्राफिकली वो सेपरेटेड है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, जब आपने बिल्कुल सही समराइज किया कि आज की डेट में लग रहा है कि हम तीनों जुड़ के चलेंगे, और तीनों में मैच्योर लीडरशिप है। हमें शी जिनपिंग की शक्ल नहीं पसंद आती, बिकॉज उसने एक MOU साइन किया और जो उसने हरकतें की, वो बात ठीक है, हर कंट्री अपना अपना एंगल चलाती है, बट अभी हम निभा रहे हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने अगर ये पंगा, यूक्रेन का पंगा लेने के बजाय अगर चाइना से 10 से 1 साल और निभा लिया होता प्यार से, क्योंकि 2015 तो निभा ही रहा था, तो ये रशिया को न्यूट्रलाइज कर सकते थे, रशिया के टुकड़े हो सकते थे। फिर चाइना और अमेरिका, जिसको G2 लोग कहते हैं, वो शायद बन जाता। अभी क्या हुआ कि अभी इन्होंने ले लिया पंगा, चाइना और रशिया तो जुड़े हुए हैं, हम भी साथ में जुड़ गए, ईरान भी जुड़ गया, नॉर्थ कोरिया भी जुड़ गया, तो हमारे पास एक गुंडा भी आ गया, नॉर्थ कोरिया, जो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने गुंडा पाल रखा था पाकिस्तान, जिसकी टांगे हमने तोड़ दी, बच्ची खुशियाँ और तोड़ देंगे तो क्रिपल हो जाएगा। और रशिया जो गुंडा है, वो हमारे साथ गुंडागर्दी नहीं करता, वो फिर अलग अलग इलाके का गुंडा है। तो इन्होंने क्या किया, हम सबको इकट्ठा, जैसा भी हमारा रिलेशन था, जुड़ गया। तो ये अभी जो समझने वाली बात, ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब आपकी पावर अलाइनमेंट दुनिया में बदलती है, पावर सेंटर जब बदलता है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, उससे पहले एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। ये युद्ध के बिना पावर शिफ्ट नहीं होती। ब्रिक्स बना, बिल्कुल ऑल राइट, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, आज लोग कह रहे हैं कि 80 से ऊपर देश जो हैं वो एंटर करना चाहते हैं। और अभी जो ब्रिक्स की अभी प्रेजेंट ब्रिक्स प्लस जो है, उसी में पूरी दुनिया का 60% GDP हमारे पास है, पॉपुलेशन 40-45% हमारे पास है। लेकिन ये ट्रांजिशन के लिए एक ट्रिगर होगा, जिसमें बहुत तबाही होगी, मारामारी होगी, सुपर पावर गिरेगी, दुनिया की नज़रों में भी गिरना चाहिए ना। देखो क्या होता है कि आप ईमानदार हो या आप
पहलवान हो, बलवान हो, ये एक पार्ट होता है गेम का। दुनिया को भी आपको वैसे ही परसीव करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा हाँ यार अमेरिका स्ट्रांग है। जब तक वो झलक जो दिखती है, जो हमें झूठी मुठी जो फसाड जब तक टूटेगा नहीं ना, तब तक वो सुपर पावर का स्टेटस बना के रखेगा। और वो जब तक टूटेगा नहीं, सुपर पावर का स्टेटस नहीं घटेगा, तो नई सुपर पावर नहीं खड़ी हो सकती। तो जो नई सुपर ब्लॉक खड़ा हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर चले गए हैं और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रखी है। इट विल लीड टू ब्लडशेड, वो होना जरूरी है। और ठीक है, ये डेस्टिनी है। चाइना को भी बड़ा लूटा 19वीं सदी में। अगर आप उनकी चाइनीज की जो ओपियम वॉर्स देखिए, बॉक्सर डे रेबेलियंस देखिए, वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, चाइना 100 साल की अपने आप की बेइज्जती बोलता है उस सेंचुरी को। उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ईरान के ऊपर अभी 46 साल हो गए हैं प्रतिबंध लगे हुए। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी रेसेस हैं जो कि दबी हुई हैं बिना मतलब के। वो जैसे जू में आप जाओ तो आप देखते हो कि प्राणी, इनको बंद क्यों किया गया है, क्या किया बेचारों ने, वाई उनको पिंजरे में क्यों डाला हुआ है। तो फिर एक अंदर से आती है, तो वही हमारा हाल है। तो कुदरत या नेचर जिसको कहते हैं, वो अपना बैलेंस आउट करेगी। पर हाँ, टर्बुलेंस बहुत होगा। उसके बाद जो बचेंगे तो होपफुली 15-20-30 साल आराम से दुनिया रहेगी। उसके बाद फिर एक को ट्रंप खड़ा होगा, फिर एक शी जिनपिंग खड़ा होगा, फिर एक पुतिन आ जाएगा। ये दुनिया का घटना चक्र तो ऐसे ही चलता है जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले तमाम प्रोग्राम और वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहे। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद सो होगा मच। जी। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार।